नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के अब सियासी पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। महिला आरक्षण हुआ, बड़ी संख्या में हुआ, और महिला आरक्षण होने के बाद कई लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया। किसी ने मेयर बनने के सपने सजाए थे, किसी को लग रहा था कि इस बार तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष बन के रहूंगा। किसी ने 5 साल से पंचायत के अध्यक्ष के पद पर कब्जा करने के लिए पूरी मेहनत की थी, पैसा खर्च किया था, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा था। लेकिन जब रिजर्वेशन हुआ तो सीट महिलाओं के यहां नाम पर चली गई, आरक्षित हो गई। अब वो परेशान, तो जुगत निकाली गई कि अपने अपने घर में पत्नियों को टिकट दिला दिया जाए। ये केवल नाम की मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगी, काम हमें ही करना है। पर इसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में पार्टी पर बड़ा दबाव आ रहा है और पार्टी समझ नहीं पा रही कि अब इस दबाव को कैसे हम निपटें इससे। लेकिन इसके पीछे क्या वाकई में आरक्षण का जो असल मकसद है, महिलाओं को सशक्त करना, वो पीछे छूट जाएगा? एक सवाल आज ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि नगरीय निकाय के चुनाव में किसकी तैयारी कितनी है, क्योंकि यहां पर भी देखा जाता है कि कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद, कौन सा जिला अध्यक्ष, कौन सा प्रदेश अध्यक्ष अपने कितने लोगों को टिकट दिलवा पाया है। ऐसे में शक्ति परीक्षण भी हो जाएगा, और शक्ति परीक्षण जब होगा तो दाव पेच भी चलेंगे, अपने अपनों के बीच की सियासत भी खूब चलेगी। पर्दे पर तो आपको दिखेगी कि बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर एक दूसरे को पटखनी देने की जो कोशिश होगी वो भी बड़ी दिलचस्प होगी। इन्हीं मुद्दों पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो क्या कह रही है कांग्रेस तैयारियों को लेकर? क्या कह रही है कांग्रेस जो घोषणा पत्र को लेकर के भी एक बहस छिड़ी है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपने मन से घोषणा पत्र ला रही है, उसे जनता से पूछकर लाना चाहिए। कांग्रेस कह रही है हम जनता की मर्जी के हिसाब से ही घोषणा पत्र बना रहे हैं, आपकी तरह नहीं कुछ भी झूठे वादे कर लिए। घोषणा पत्र को लेकर के भी आमने सामने हैं और तैयारियों को लेकर अपने अपने दावे हैं। तो विकास उपाध्याय, संजय श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। की बैठकें होती है और आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है। अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में और तमाम सदस्य, पूर्व विधायक प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, जो जिले से प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो लोग इसमें हैं, वरिष्ठ नेता इसमें हैं, और सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के बाद एक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे, उसके बाद वहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन एक बार फिर से चिरपरिचित अंदाज में और जो उसके उनके डीएनए में है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में जो सीधा आम जनता से होता है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चुनाव होता है, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता, उस निकाय की जनता, उस पंचायत की जनता को इसके अनुरूप अनुकूल भी नहीं समझा कि उनसे 2, 4, 5, 8 दिन बातचीत करके उनसे हम सुझाव मांगे कि एक्चुअली आपके क्षेत्र में किन चीज़ों की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात का बगैर संज्ञान में लिए कि जनता से सुझाव लेना चाहिए, उन्होंने सीधा अपने घोषणा पत्र की बात की कि हम कार्यकर्ताओं से पूछकर अपना घोषणा पत्र जारी कर देंगे। आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। कौन मारेगा निकाय चुनाव में बाजी? बीजेपी कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। जनता के मुताबिक कौन बनाएगा घोषणा पत्र? सियासी दलों में शुरू हुई सियासत। रिजर्व महिला सीट पर नेताओं की पत्नियों की नजर, ऐसे में कैसे दिखेगा आरक्षण का असली असर? छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में टिकट को लेकर मारामारी, कौन सा नेता पड़ेगा किस पर भारी? आइए सीधे रुक करेंगे अपने 3 खास मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नीति प्रवक्ता श्वेता शर्मा जुड़ गई हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व महापौर नीता लोधी जी जुड़ी हुई हैं, उन दोनों का स्वागत करूंगा। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं नीता जी आपके पास। नीता जी देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि घोषणा पत्र आप लोग अपने मन से तैयार कर रहे हैं, जनता से सुझाव तक नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है नीता जी तक मेरी आवाज जो है वो पहुंच नहीं रही है। हम श्वेता जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी श्वेता जी मैं आपके पास आता हूं। श्वेता जी देखिए, कहा जा रहा है, मैं आपसे सवाल दूसरा लूंगा, यह कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन अब जुगत यह लगाई जा रही है कि कैसे जो नेता हैं वो अपनी अपनी पत्नियों को ये टिकट दिला दें।
इससे तो मूल उद्देश्य जो है महिला सशक्तिकरण का बहुत पीछे चला जाएगा। ऐसे सरपंच पत्नियों को हमने देखा है जो कहने को तो सरपंच है लेकिन पूरा काम उनके पति करते हैं, तो सशक्तिकरण तो पीछे चला जाता है फिर। देखिए, वंशवाद, परिवारवाद हमेशा से कांग्रेस की परिपाटी रही है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है पूरे विश्व में, भारत देश में, जहां पे कार्यकर्ताओं के सम्मान को स्थान दिया जाता है, जहां पे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को स्थान दिया जाता है, जहां पे कार्यकर्ताओं की निष्ठा, उनकी वरिष्ठता को सम्मान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जब भी टिकट वितरण होगा, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी बहनें वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, त्याग तपस्या कर रही हैं, अपने घर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर और देश की सेवा में लगी है, एक राजनीतिक दल के साथ काम करके देश को मजबूत करने में लगी हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में हमारी ऐसी बहनों को ही टिकट दिया जाएगा जो सक्रियता से वर्षों से काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की बात है तो कांग्रेस और महिला सशक्तिकरण दोनों ही विरोधाभासी हैं। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, ये कांग्रेस हमेशा से ही परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। आप देखेंगे इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही तो इतनी ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक थी, आत्म केंद्रित थी। कोई भी योजना हो, राजीव गांधी खेल रत्न, इंदिरा आवास, आज यदि आप देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाओं का नाम बदल के किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं रखा है। आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, हमारे शहरी गरीबों को, हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, जिसकी राशि इतनी सम्मानजनक की गई है कि आज कोई भी शहर में बेघर नहीं है। ये एक उदाहरण मात्र है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मूलभूत अंतर है। आप कांग्रेस में देखेंगे अंतर कलह से गुजर रही है कांग्रेस, सिर फुटौल की स्थिति है। उनके ब्लॉक अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारे नेता भीतरघात किए थे फलाना साल में, तो इनको इस बार टिकट ना दी जाए। लेटर लिख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और आप शुरू से देखेंगे छत्तीसगढ़ से लेके पूरे दिल्ली तक आप देखेंगे तो कांग्रेस में हाथापाई की, सिर फुटौल की और एक दूसरे पे आघात, प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप, ये बहुत ही सामान्य बात है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस आज की डेट में हमारे सामने कहीं भी नहीं है, घोषणा पत्र जारी करने की स्थिति में आपके सामने नहीं है, बिल्कुल आप मान रहे हैं, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आपके घोषणा पत्र में और आपके टिकट वितरण में महिलाएं जो हैं, क्या वो जमीनी आधार पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा। चलिए मैं अजय चंद्राकर जी का रुख कर लेता हूं। मेरा सवाल शायद श्वेता जी आप समझ नहीं पाई थी। अजय जी आपके पास आ जाता हूं। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए हर बार हम रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं और रिजर्वेशन के नाम पर ज्यादातर, चाहे वो सरपंच हों या फिर दूसरे पद हों, हम देखते हैं कि जो ताकतवर नेता होता है, जो बड़ा नेता होता है, वरिष्ठ नेता, उसके परिवार से, उसकी कृपा से किसी को टिकट मिल जाती है। असली कार्यकर्ता पीछे छूट जाते हैं। नॉर्मल कार्यकर्ताओं के साथ है, महिला कार्यकर्ताओं के साथ यह भेदभाव बहुत ज्यादा माना जाता है। क्या कहेंगे आप दोनों ही पार्टियों में? बिल्कुल अभिलाष जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और भारत की सबसे प्राचीन राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और छत्तीसगढ़ में इन्हीं दोनों पार्टियों का जनता के साथ सरोकार रहा। लेकिन यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें या कभी कभी विधानसभा में भी या लोकसभा में भी, और खासतौर से आपने स्पेशल विशेष रूप से जो ग्राम पंचायतों के चुनाव के ऊपर प्रश्न किया है अभिलाष जी, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जब रिजर्वेशन की बात तो 50% महिलाओं के लिए करते हैं, अलग अलग हम कह सकते हैं कि संरचनाओं में, लेकिन जो भी रिजर्वेशन मिलता है उसमें कई बार, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि जो महिलाएं राजनीति में संघर्ष करके अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाई हैं, उनको भी आते देखे हैं। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि जैसा आपने कहा कि पंचपति, सरपंचपति, ये सच्चाई है। और यहां तक कि हम पार्षदों को भी देखें, महिला पार्षद हैं, लेकिन उनका काम उनके हस्बैंड कर रहे हैं, उनका एक अलग ऑफिस है, और इससे सभी राजनीतिक दलों में ये दिखाई देता है। और कई लोग हैं जो स्वतंत्र होकर के अपनी छवि बनाए, पास्ट टाइम में भी और आज भी। लेकिन यहाँ मूल प्रश्न यह है कि नारी सशक्तिकरण का विषय है, और जब नारी सशक्तिकरण
वो भी राजनीति में सहभागिता की बात आती है तो महिलाओं को भी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं, वो कंटिन्यू वो जनता के साथ तो नितांत संपर्क उनका रहता है। कई महिलाओं को देखते हैं कि वो स्वयं लीड करती, लेकिन परिवार का या फिर कह सकते हैं हस्बैंड का या फिर अन्य जो बुजुर्ग हैं उनका, पारिवारिक मित्रों का, उनका एक प्रकार से जो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस बना रहता है, संतुलन भी और नियंत्रण भी, और नाम कुछ का और रहता है। लेकिन ये धीरे धीरे हटेगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में देखिएगा ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है अभिलाष जी, और इस व्यवस्था में थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, और जैसे जैसे राजनीतिक जागरूकता और बढ़ेगी और सेल्फ डिसीजन लेने की बात आएगी तो निश्चित रूप से वहां पर हमें शायद भविष्य में फलदायी परिणाम दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। मैं वापस आता हूं श्वेता जी के पास। श्वेता जी देखिए, एक सवाल मेरा यहां पर यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में बयान आप सुनिए, आपके नेताओं के भी बयान सुन लीजिए, कांग्रेस के सुन लीजिए, हम आधी आबादी को पूरा सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी की हिम्मत इतनी नहीं कि जो कोर्ट ने आरक्षण करने को कहा है या जो एक संविधान में जो संशोधन होने के बाद आरक्षण करना है, कोई एक राजनीतिक पार्टी, बीजेपी ही ये बोल देती कि ये आरक्षण जितना दिया गया है इससे 10% ज्यादा सीटें महिलाओं को हम देंगे, जो भी आरक्षण होगा उससे ऊपर। ना कांग्रेस ऐलान कर पाती है, ना बीजेपी ऐलान कर पाती है। थोड़ी देर के लिए आप पार्टी भूल जाइए, एक महिला होने के नाते मुझे बताइए कि क्या आधी आबादी 30, 40, 45% के लायक भी हकदार नहीं है? क्यों हम इतना कम रिजर्वेशन खैरात के तौर पर बांट रहे हैं? भाई हक है उनका। अगर हम रिजर्वेशन में संशोधन नहीं कर पा रहे हैं तो पार्टी ऐलान कर देना कि हम देंगे भाई 50%, रिजर्वेशन के अलावा जो बचता है वो हम दे देंगे। चलिए 50 नहीं देंगे, 10% एक्स्ट्रा हम देंगे, 5% एक्स्ट्रा देंगे। ये हिम्मत क्यों नहीं कर पाती कोई पार्टियां? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और जो आपका पहला प्रश्न था वो भी मैं पूरी तरीके से समझ गई थी और उसका उत्तर भी मैंने अपने तरीके से दिया। अभी जो आपका प्रश्न है उस पर आती हूँ मैं। एक महिला होने के नाते मैं आपको कहना चाहूँगी, एक राजनीतिक दल से मैं वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और यदि आपके समक्ष आज एक प्रवक्ता के रूप में बैठी हूँ तो ये मेरे राजनीतिक दल का मुझे दिया गया सम्मान है। सरपंच रही मैंने खुद से वो काम किया, मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, सदस्य रही और मैंने उन पदों का निर्वाह खुद से किया। तो जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे कि महिलाओं का काम उनके पति या उनके भाई या कोई भी मेल मेंबर फैमिली का करता है, मैं उनसे बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहूँगी कि अब परिदृश्य काफ़ी बदल चुका है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं अभी, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि मात्र 33% महिला आरक्षण हुआ करता था स्थानीय निकाय के चुनाव में, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में पहली बार बनी डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, तो उन्होंने उस 33% आरक्षण को 50% कर दिया। नगरीय निकाय में भी और पंचायती राज में भी वो 50% करने की हिम्मत डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिखाई और पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान करते हुए 33% आरक्षण को बढ़ाकर कर दिया 50%। अब आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, 50% मिल गया महिलाओं को जी। महिलाएं जनरल सीट से भी चुनाव लड़ रही हैं, जो मुक्त सीट है उनसे भी चुनाव लड़ रही हैं। और आप आंकड़े एकत्रित करके देखिएगा, पंचायती राज में लगभग 60%, 65% महिलाएं जीत के आ रही हैं, क्योंकि वो अपने रिजर्व सीट से तो लड़ ही रही हैं चुनाव। यदि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है तो जो मुक्त है, ओपन सीट है, उससे भी लड़के आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो साहस दिखाया है महिलाओं को आगे लाने का, महिलाओं को सशक्त करने का। और नारी सशक्तिकरण की बात को हम केवल भाषण में नहीं बोलते, हमने चरितार्थ किया है, चरितार्थ किया है। और इसी कारण आज ये स्थिति है कि चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हुई है, सक्षम कार्यकर्ताओं की, योग्य कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हुई है। तो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण में ये क्रांतिकारी कदम उठाया उन्होंने। ठीक है, हमारे साथ नीता लोधी जी जो हैं वो जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। नीता जी स्वागत करता हूं, आप मुझे सुन पा रही हैं नीता जी?
सुन पा रही हूँ। नीता जी, आपसे जानना चाहूंगा दो चीजें हैं। एक तो रिजर्वेशन पर पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दे लीजिए कि जो रिजर्वेशन जिस तरह से दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है वाजिब है? क्योंकि निचले स्तर से शुरू किया गया था, विधायक और सांसदों के लिए भी 50% हो जाता, अगर संवैधानिक तौर पर नहीं हो पा रहा है तो पार्टियों के तौर पर हो जाता, ये हम उम्मीद करते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आरक्षण का लाभ देने का भरसक प्रयास किया है। आप देखिए, राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संशोधन करके महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण देने का काम राजीव गांधी जी ने किया। इसके तहत आप देखिएगा कि आज लाखों लाखों महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल पा रहा है। आप देखेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब इन लोगों ने विधानसभा में विधेयक पास करके राज्यपाल महोदय के पास भेजा था, वो आज 2 साल से ज्यादा होने को आया, राज्यपाल जी की अलमारी में बंद पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण और विशेषकर ओबीसी के विरोधी नीति और महिलाओं विरोधी नीति देखने को साक्षात मिलती है। आप देखिएगा जिस प्रकार से डबल इंजन की मोदी सरकार ने जब आरक्षण की बात कही तो महिला आरक्षण में केवल आप देखिएगा 2029 क्या उसके आगे भी चले जाएगा, हमारी माताओं बहनों को विधानसभा सांसद और संसद में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। ये इनकी दोहरी नीति और भारतीय जनता पार्टी के शगुफे का ये परिणाम है। आप देखेंगे पिछले 13 माह से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, काम केवल यही काम किया है कि हमारी अच्छी योजनाएं जो थी, जनहित की जो योजनाएं थी, चाहे वो उनको ये बंद करके और नाम चेंज करने का प्रयास किया। हम तो ये पूछना चाहेंगे, कहाँ गया 500 रुपए का सिलेंडर? कहाँ गया हमारी, कहाँ एक भी महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर मिला क्या? आप ये बताएं। हमारी बिजली बिल हाफ की योजना थी, उसका क्या हुआ? आपने बिजली के दाम 4 गुना बढ़ा दिए, आपने सीमेंट के दाम 4 बार बढ़ा दिए, आपने रेती के दाम 6 गुना बढ़ा दिए। ओहो नीता जी, आप लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, आप महंगाई पर पहुंच जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन की आप बात करेंगे तो इनका रिजर्वेशन कहाँ गया? अभी पंचायत में देखिए, जिला पंचायत के हमारे यहाँ जब 27 जिले से कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो 7 ओबीसी के लिए आरक्षित होते थे जिला पंचायत अध्यक्ष, और आज आप देखिए एक भी नहीं है। तो ये क्या रिजर्वेशन समाप्त करना, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो चाहे नौकरी में हो, भारतीय जनता पार्टी की रिजर्वेशन देने की नीति ही नहीं है। ठीक है, चलिए। इनके कारनामे इनके आप देखेंगे कि यहाँ पे आरक्षण न देना पड़े करके इन लोगों ने गोल किया, और ये लोग ये भी कहते हैं कि हम आरक्षण दे देंगे। तो आप बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में क्या कोई पार्टी अधिकृत करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये करेगी कि उनका कोई भी बड़ा नेता नगर पंचायत जिला पंचायत के चुनाव प्रचार करने नहीं जाएगा? ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं। अजय जी, अब दूसरा सवाल ले लेता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों में शक्ति प्रदर्शन को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौन किसके अपने को टिकट कितना दिला पाएगा, इससे लेकर के बड़ी गहमागहमी है। किस पार्टी में ज्यादा बड़ी चुनौती होगा ये अपनों को टिकट दिलाने का, ये जो दबाव है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, मैं कुछ देर पहले आपसे संवाद किया कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है बीजेपी और सबसे प्राचीन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कांग्रेस जी। तो स्वाभाविक है ये जो चुनाव होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, चाहे अर्बन एरिया का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों का, तो ये जो कार्यकर्ता जो अपनी अपनी पार्टी के लिए पसीना बहाते हैं और जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, अगर टिकट मिल जाती है या अप्रत्यक्ष रूप से वो घोषित कर दिया जाता है जहां पर पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होता, तो उनका उन क्षेत्र के जनता के साथ निरंतर संवाद रहता और वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब भी चुनाव होगा तो स्थानीय चुनाव में उनको बिल्कुल उनकी पार्टी महत्व देगी। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा रहती। वे सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों के कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव या अपने अपने राजनीतिक दलों के नीतियों को फील्ड पर ले जाने का काम वो निरंतर करते रहते हैं। तो उनकी अपेक्षाएं रहती, लेकिन पार्टी भी विवश रहती है कि एक को ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है और ये बड़ा धर्म संकट होता है। अलग अलग वोट, अलग अलग नेताओं के करीबी या फिर कह सकते हैं कि उनके फॉलोअर। लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। अभिलाष जी, कम समयावधि का चुनाव बहुत बड़ा टास्क है निर्वाचन आयोग के लिए। उनको मतदान केंद्र बनाना है, मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षण दे करके मतदान केंद्रों में
साफ सफाई से लेकर के समुचित व्यवस्था करना है, व्हीकल की व्यवस्था करना है, और पंचायत के चुनाव में तो वो बैलेट पेपर पे होगा। अलग अलग पंचों के लिए, सरपंचों के लिए अलग अलग कलर का बैलेट पेपर छपवाना है। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेमोक्रेसी में, कम समयावधि में इतने बड़े चुनाव को संपन्न कराना, ये बड़ा टास्क है निर्वाचन आयोग के लिए। और श्वेता बहन जी जो बोल रही थी, देखिए, जहां हम मानते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो सृजन का काम करती जी, महिलाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप आज भी ग्रास रूट लीडर पर यह भी दिखाई देता है कि महिला जनप्रतिनिधि है, लेकिन उन्हीं के परिवार के पुरुष लोग उनको क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं। तो यह धीरे धीरे और जागरूकता आएगी महिलाओं की सृजन क्षमता के ऊपर, नेतृत्व क्षमता के ऊपर, सक्षम नेतृत्व क्षमता के ऊपर कोई संदेह नहीं, वरन उनको यहाँ पर और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं श्वेता जी आपके पास। श्वेता जी, अंदरूनी दबाव जो होता है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपने अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए, क्या आपको लगता है बीजेपी उसको काउंटर कर लेगी? क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता कई बार बड़ा हाशिए पर महसूस करता है खुद को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद अनुशासित होते हैं, बेहद संयमित होते हैं, धैर्य के साथ बड़ी लॉजिकली अपनी बात को रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी प्रभाव और दबाव की राजनीति नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि हर कार्यकर्ता का सम्मान बनाए रखना, जैसे कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक चंद्राकर जी बोल रहे थे कि भाई एक पद के लिए हो सकता है कि 5 एलिजिबल प्रत्याशी हो, तो उन 4 को समझाना थोड़ा सा तकलीफदायक होता है। पर हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परिपाटी है कि जो भी फैसला पार्टी करती है उसको सभी कार्यकर्ता सहर्ष स्वीकार करते हैं। और आपने देखा होगा कि इसी आधार पे हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, इसी आधार पे विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत हासिल हुई, सफलता हासिल हुई। छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास जताया हमारे प्रत्याशियों पर, जो कि निर्णय पार्टी का था। और उसी तरीके से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी जो भी प्रत्याशी के चयन होंगे वो निश्चित रूप से काफी लॉजिकल होगा। और जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से पार्टी की सेवा में लगे हैं, उनको स्थान दिया जाएगा। और जहां तक असंतोष की बात है, तो मुझको लगता है कि असंतोष नहीं होता है, थोड़ी सी तकलीफ किसी कार्यकर्ता को हो सकती है, क्योंकि सभी समान रूप से काम करते हैं, लेकिन अंत में काम कमल फूल के लिए करना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए करना है, तो वो एक मानसिकता बन जाती है कार्यकर्ताओं की। चलिए, ठीक है। मैं अंतिम में नीता जी आपके पास आता हूं। नीता जी, मुझे बताइए कि कांग्रेस में चूंकि कहा जाता है कि आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बन जाती है हर टिकट वितरण से पहले, इस बार ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? आपको लगता है पार्टी सब मैनेज कर लेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। हमारे यहाँ बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर और जिला स्तर में लोगों के नाम का चयन हो रहा है, और लोग सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। कांग्रेस से बखूबी ये लोग सभी अपने अपने स्तर में अपनी बातों को रख रहे हैं, और निश्चित तौर पे अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव होगा और ये जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारी तो शुरू से ही है। नवंबर में चुनाव हो जाने थे, नवंबर के हिसाब से ये हुआ, हमारे यहाँ घोषणा पत्र बन गई, चुनाव अभियान समिति बन गई है, लोगों हर पंचायत में और हर स्थानीय निकाय में पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, और बहुत जल्दी ही टिकट वितरण भी की जाएगी। और निश्चित तौर पे जहाँ तक आरक्षण का लाभ है और महिलाओं की बात है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसका ध्यान रखी है और आगे भी देती रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास मुद्दे बहुत से हैं, लोग हमारी सक्षमता से, दमदारी से अपनी बातों को भी रखेंगे, और आरक्षण और ओबीसी वर्गों को महत्व नहीं देना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वर्तमान में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो असल महिला कार्यकर्ताओं को मिलेगा या नेताओं के परिवार की महिलाओं को मिलेगा? इस पर नजर रहेगी बीजेपी और कांग्रेस में दोनों जगह। आज जरूर दोनों ही हमारी प्रवक्ता कह रही हैं कि बिल्कुल फेयर जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखा जाएगा उसको भी। और साथ ही साथ एक नजर इस पर भी रहेगी कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई क्या सतह पर आ पाती है, क्योंकि अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की खेमेबंदी जग जाहिर है। यह अलग बात है कि उसे कोई स्वीकारता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा श्वेता जी आपका, नीता जी आपका, और अजय चंद्राकर जी हमें वक्त देने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।